जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, MA 2 का। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर शुरू किया था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में जो हमने पहले पढ़ लिया था कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन को देखना है हमने। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें से हमने जो चीज़ें देख ली थी, आज हम उनकी ज़रा टेक्निकल डेफिनेशन देखते जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। वो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व द अप्लाइंग ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आप सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लगाते हो, ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स लगाते हो टू डिटरमिन एंड एनालाइज द कॉस्ट विद इन द सेपरेट यूनिट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी को जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, आपका पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, जो मकसद है वो ये कि आपने जो एक यूनिट बनाया है ना, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्यों इतनी कोशिशें करते हो कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। कि फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर बिरयानी वाले हो आप लोग, ठीक है, और आपका बिरयानी बनाने का बिजनेस है, बिरयानियाँ बेचते हो। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो एक बिरयानी की प्लेट बनाई है, वन बिरयानी की प्लेट, एक बिरयानी की प्लेट जो है आपकी वो कितने की आपको कॉस्ट कर रही है। ठीक है, आपने अंदाजा लगाया कि मुझे वो 100 रुपये की कॉस्ट कर रही है, मैं उसके अंदर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये, और 120 रुपये की मैं उसको सेलिंग प्राइस बेच दूंगा। जब आपकी कॉस्ट ठीक नहीं निकली होगी तो आप आगे सेलिंग प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर सेलिंग प्राइस आपकी गलत निकली है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ऑब्वियसली गलत निकल रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी तब्दील हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मकसद क्या है। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी हमने कॉस्ट पर यूनिट को एनालाइज करना है। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स को लगाते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। उनको अप्लाई करने के बाद हम क्या निकालते हैं, एनालाइज द कॉस्ट विद इन द सेपरेट यूनिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम एनालाइज कर होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, इट इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स। हम बजट्स को बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स कॉस्ट सेट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट जो ऑपरेशन की है उनको एनालाइज करते हैं, जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं और उनके अंदर वेरिएंसेस, क्या वेरिएंसेस आए। वेरिएंसेस का मतलब हमने सोची थी कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट लगनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड कहता था कि एक बिरयानी की प्लेट बनाने के लिए 100 रुपये कॉस्ट लगनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट लग गई है बिरयानी बनाने के लिए, घी महंगा हो गया था या फिर हमारे मजदूर ने ऑयल का डब्बा उल्टा दिया, चावल खराब कर दिए, तो हमें जो कॉस्ट पड़ी वो कितने की पड़ेगी, 120 की। तो ये दोनों के दरमियान जो 20 रुपए का डिफरेंस है इसको कहते हैं वेरियंस। वेरियंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। वेरियंस क्या होता है, डिफरेंस। तो हम वेरियंसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास के अंदर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होता है, कि ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कैरिड आउट टू मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक यूनिट बनाने के लिए जितना भी हमने खर्चा किया होता है तो वो हमारी कहती है कॉस्ट। फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट को भी मजीद पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें साथ साथ कॉस्ट यूनिट क्या होता है हमारे पास। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू विच द कॉस्ट इज अटैच्ड। कॉस्ट यूनिट का मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस जिसके साथ हमारी कॉस्ट अटैच हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नोटबुक हमें कॉस्ट करती है 10 रुपए की, है द नोटबुक कॉस्ट एक यूनिट की है, कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास एक ईंट है उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो एक हमारी कॉस्ट यूनिट, एक हमारी ब्रिक जो है वो 5 रुपए पर यूनिट हमें कॉस्ट करी है। शर्ट हमें 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट करी है। पैक ऑफ 10 मार्कर जो हमें 100 पर पैक कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का जो एक यूनिट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो एक यूनिट है वो हमें कितने का, जिसके साथ एक कॉस्ट अटैच की हुई होती है कि जितने का हमें कॉस्ट कर रहा हूँ उसको कहते हैं कि ये कॉस्ट यूनिट। फिर हम नीचे आ जाते हैं। फिर हमने जो मजीद पढ़ लिया था वो क्या था, कि हमने कहा था हमने कॉस्ट को क्लासीफाई करना है, कॉस्ट को डिफरेंट मजहब में तकसीम कर देना। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हम इंसान है, इंसान मोटे कद वाला इंसान, मोटे कद वाला कह रहा हूँ सॉरी, मोटा इंसान, पतला इंसान, छोटा इंसान, बड़े कद वाला इंसान। ठीक है, खूबसूरत इंसान, थोड़ा सा बदसूरत इंसान, थोड़ा काला इंसान, पीला इंसान, नीला इंसान, गोरा इंसान। तो ये डिफरेंट इंसान की कैटेगरीज बनाती थी, हम इंसान ही है। ठीक है, जैसे हमें होमोसेपियंस हमें लोग कहते हैं, लोग हमें कौन से लोग कहते हैं, हमें साइंटिस्ट हमें होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो एनिमल्स हैं, जो क्या नाम लेते हैं, सॉरी, जो फ्रॉग्स हैं उनको क्या कहता है, राना टाइग्रीना। तो उन्होंने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं इनके। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है, वजन जब भी इंसान आएंगे तो हम उसको कहेंगे होमोसेपियंस। जो
फ्रॉग होंगे उनको हम कहेंगे ऐसे। लेकिन अगर हम ओवरऑल अब हमारी स्पीशी देखें, हम किस स्पीशी से ताल्लुक रखते हैं, हम एनिमेलिया, एनिमल्स हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट को डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि हम उनको डिफरेंट पोर्शन में क्लासीफाई कर दें, और उससे हम क्या सीखें, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को देखें। तो हमने 5 तरीके से हमने पढ़ा था कि हमने कॉस्ट को किस तरीके से क्लासीफाई करना है। सबसे पहले हमने कॉस्ट को क्लासीफाई करना था, कॉस्ट को बाय नेचर क्लासीफाई करना था। हमने उस दिन पढ़ लिया था कॉस्ट को बाय नेचर हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूंगा कल। फिर हमने कॉस्ट सेंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कि हमारे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में 4 कॉस्ट सेंटर है। हम शर्ट बनाते हैं तो ये हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, आयरनिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। हम इनको कहेंगे हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, पीसी। तो इसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्ट सेंटर होंगे जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, जैसे हमारी कैंटीन है और हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, तो हम इनको क्या कहेंगे, हमारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। या इनका दूसरा नाम जो होता है ना वो होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वालों को। किनको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वालों को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वो सिंपली आपको लिख के बता रहा है कि आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें एग्जांपल क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर हो गया, ये दो कौन से हो गए, नॉन प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर की 2 कैटेगरीज हो सकती है, एक प्रोडक्शन का और एक नॉन प्रोडक्शन का। नॉन प्रोडक्शन को आप सर्विस कॉस्ट सेंटर भी कहते हो, ठीक है। कॉस्ट सेंटर ऐसी जगह जहाँ पे आपकी फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट लग रही है। तो कॉस्ट सेंटर इज द प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन। एक सर्विस लोकेशन एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, एक एक्टिविटी हो सकती है, फॉर विच द कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एनालाइज, जिसके लिए हम कॉस्ट को जमा कर रहे होंगे, किसी डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट में कटिंग में इतनी पैसे लग रहे हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, और स्टिचिंग में इतनी लग रही है। फिर हमने बाय नेचर कॉस्ट को क्लासीफाई किया था, ये हमने पढ़ा था कि कॉस्ट को क्लासीफाई कर देते हैं हम मटेरियल में, लेबर में और अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। हमने बाय नेचर कैसे पढ़ा था कि जो कॉस्ट है बाय नेचर वो किस तरह आती है, मटेरियल, लेबर। एक चीज मैंने आपको पहले बताया था, एक चीज 3 चीजों से मिलकर बन सकती है। हमारे पास इर्द गिर्द अपनी कोई भी चीज आप देखेंगे, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो 3 चीजों से मिलकर बनी होगी। इसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल लगा हुआ होगा, ठीक है, और उसको किसी लेबर ने बनाया होगा, और इसके अंदर कोई अदर एक्सपेंसेस हुए होंगे, ठीक है। इनको मैंने बहुत डिटेल से बात करती थी। फिर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आज मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि तमाम डायरेक्ट कॉस्ट के सम को क्या कहते हैं हम, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम क्या कह देते हैं, ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को हमने फिर 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। ये ओवरहेड्स की 2 कैटेगरीज है मजीद, के ओवरहेड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। पहली कैटेगरी ये, दूसरी है प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मतलब कि हमारे ओवरहेड्स हैं, ये हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब इन डायरेक्ट कॉस्ट में से देखो प्रोडक्शन में कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है और नॉन प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद क्या था, हम किस एजेंडे को लेके चले थे, हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो प्रोडक्शन में चाहे डायरेक्ट मटेरियल आए, चाहे डायरेक्ट लेबर आए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, तो कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो लग रहे होंगे, और हमने उनको नाम दे दिया था ओवरहेड्स। तो अब ओवरहेड्स में भी आगे 2 किस्में आ गई, एक प्रोडक्शन के थे और एक नॉन प्रोडक्शन के थे, ठीक है। एक प्रोडक्शन के थे और एक नॉन प्रोडक्शन के। तो हमने कहा भाईजान जो प्रोडक्शन के हैं उनको ले लो यहाँ पे, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स को यहाँ पे ले लो। नॉन प्रोडक्शन को कहाँ पे डील करना है वो हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक जो बेसिक बातें जो हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ ली थी, ये फार्मूले थे प्राइम कॉस्ट का, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का, कन्वर्जन कॉस्ट का, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। अब हमारे पास जहाँ से आज हमने शुरू करना है ना, वो क्या है हमारा, बाय फंक्शन हम किस तरीके से कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, बाय फंक्शन हम किस तरह कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। वो कह रहा है फंक्शन क्लासीफाई द कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी और डिपार्टमेंट। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया तो ये लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ आएगा, जो मैंने ऊपर रिवीजन कराई। पहला लेक्चर लेने के बाद कोशिश करें आप ये लेक्चर लें, यहाँ से हमारे लेक्चर 2 का काम आज से शुरू होता है, ठीक। तो फंक्शन क्या कहता है वगैरह, एक फंक्शन, बाय फंक्शन अब हम कॉस्ट को क्लासीफाई करने लगे, कॉस्ट को हम क्लासीफाई करने लगे बाय फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं। फंक्शन क्लासीफाई द कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या हम उसको डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर तकसीम कर दें। बाय फंक्शन में हम किन 2 बेसिस के ऊपर तकसीम कर रहे हैं, या फिर हम उसको डिपार्टमेंट की बेस पे तकसीम कर दें, या फिर एक्टिविटी की बेस पे। एक्टिविटी मतलब काम की बेस के ऊपर, क्या वो मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, हायरिंग कर रहा है,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, या डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर, ठीक है, डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर हम उसको कहेंगे। एक्टिविटी में हम ये भी कह सकते हैं यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब हमने इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर देना है कि इस तरीके से एक्टिविटी की बेस के ऊपर हमने डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर तकसीम कर देना। सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर, सॉरी, एक्टिविटी की बेस के ऊपर हम तकसीम करें तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, मतलब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, इसके अंदर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। तो मैं बात को थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ कि हम बाय फंक्शन जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे होंगे, थोड़ी मैंने बीच में उसको मिक्सअप कर दिया था। बाय फंक्शन हम जब कर रहे होंगे तो हम या उसको डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर तकसीम कर रहे होंगे या एक्टिविटी की बेस के ऊपर। एक्टिविटी, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कोई नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और डिपार्टमेंट में हम कह देंगे ये एचआर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, या फिर हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हो रहा है। या फिर हम उसको सिंपली क्या कर देंगे कि हम कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेशक इसके अंदर 10 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, कटिंग, स्टिचिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग, रोलिंग, डिफरेंट किस्म के हम शर्ट्स बनाते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट का खर्चे को हम इस तरीके से प्रोडक्शन में देख लेंगे या फिर नॉन प्रोडक्शन में समाप्त करके देख लेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल हो यहाँ तक, चीज समझ ना आई हो? नो सर। ठीक है, तो हमने या तो एक्टिविटी की बेस पे देखना, एक्टिविटी क्या है हमारी, प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन, या फिर डिपार्टमेंट हमारा सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट और सेल, सैलरीज, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है हमारे, इसके अंदर कौन कौन से खर्चे आ जाएंगे, हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, लीगल फीस और ऑडिट की फीस आ जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो हमारी है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हमारा नॉन प्रोडक्शन का खर्चा है ना। तो हम ये देख लेंगे कि हमारा फ्यूल कितना लग रहा है, ये प्रोड्यूस करने का खर्चा तो नहीं है ना, नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट है, व्हीकल की मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, उनकी इंश्योरेंस के लिए कितना खर्चा पे कर रहे हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, आप लोगों को बस समझ आ जानी चाहिए कि बाय फंक्शन हम किस तरह एक्टिविटी की बेस पे भी तकसीम कर सकते हैं और बाय फंक्शन हम डिपार्टमेंट की बेस पे भी तकसीम कर सकते हैं। एक्टिविटी एक ब्रॉडर हमारी कैटेगरी है, ब्रॉडर, उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन लिख देंगे हम, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट और ये नॉन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर 100 डिपार्टमेंट आ रहे होंगे, कटिंग, स्टिचिंग, आयरनिंग, रोलिंग, प्रेसिंग, ठीक है, उसके अंदर हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है, और नॉन प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ रहे होंगे कि हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हम सारे खर्चों को एक बहुत बड़े कैटेगरी के अंदर बंद कर देंगे, और इसमें हम एक बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स के अंदर खर्चों को तकसीम करेंगे तो हमें हर एक डिपार्टमेंट को अलग से देख रहे होंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे इतनी कॉस्ट आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पे इतनी कॉस्ट आ रही है, सेलिंग पे इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये फर्दर आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई, एग्जाम्पल दी हुई है आपको। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होती है। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग और बाइंग एन इन्वेंट्री। आपने एक प्रोडक्ट को अगर बनाया है तो उसको बनाने की कॉस्ट, या अगर आपने उसको खरीदा है तो उसको खरीदने की कॉस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि हमारे मटेरियल और लेबर का खर्चा, अगर आपने बनाया तो मटेरियल और लेबर के खर्चे को आप जमा कर दो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाएगी, और खरीद के लाए हो तो सिंपली बता दो कि इतने का खरीद के लाए हो, उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, अ कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर द टाइम रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट। वो कह रहा है एक जो आपकी पीरियड कॉस्ट, इसको आप कह सकते हो कि आपकी एक किस्म की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट, जिसका आउटपुट लेवल के चेंज होने से कोई ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पर आपने एक स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, आप उनको सैलरीज देते हो। अब आप वो 100 यूनिट बनाए, ठीक है, दिन में, या किसी दिन उनके अंदर जज्बा आ जाए वो 150 यूनिट बना के चले जाए, उनको सैलरी वही मिलनी है फिक्स्ड, या फिर रेंट है। आप फैक्ट्री में चाहे 100 यूनिट बनाओ चाहे फैक्ट्री में 150 यूनिट बनाओ, आपको रेंट कितना देना पड़ेगा, एज्यूम कर लो 1000 रुपये आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, $1000 देना पड़ेगा आपको रेंट। तो वो डिपेंड नहीं करता आउटपुट के ऊपर, हमारी आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अ कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड, वो जो फिक्स रहती है, रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट। कि हमारी आउटपुट, हम नंबर ऑफ यूनिट चाहे 100 बनाए चाहे 150 बनाए चाहे बनाए ही ना, तब भी हमें उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमने उनके साथ डील की होगी ना फिक्स, जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो लोग वहाँ पढ़ाए ना पढ़ाए उनको सैलरी तो मिल जाती है ना, तो कोई कल ये फतवा ना लेके आ जाए कि उनको सैलरी कैसे मिलेगी, ठीक है। बेशक वो वहाँ पे कुछ बना नहीं रहे होते, लेकिन अच्छे लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को तो बना रहे होते हैं ना। तो मैंने एक एग्जांपल देने के लिए कि हमारी सैलरी फिक्स कैसे हो सकती है, कि जब भी कोई यूनिट ना बनाए हमने उनके साथ डील की हो सकती है कि आप बेशक कोई यूनिट बनाओ ना। तो अब हमारे इसका यूजेस क्या होते हैं जी, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें पता लग गया हमारी कॉस्ट जो है वो है 100,
अब हमने इस कॉस्ट को रिड्यूस करना है। हम कहेंगे हमारे जो कंपेटिटर्स हैं मार्केट में वो 90 रुपये का सेल आउट कर रहे हैं, तो हमने 10 रुपये की कॉस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हम अपनी कॉस्ट को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम कहेंगे कि भाई हम केक्स एंड बेक्स हैं, हम केक्स बना रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कंपेटिटर है गोरमे, वो गोरमे यही केक किसी क्रीम के साथ हर चीज के साथ 1 पाउंड का केक वो एक फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बना रहा है, ठीक है, और हम यही केक 15,000 का बना रहे हैं। चलो आसान कर लो बात, 1000 कर लो, इसको इसको 1500 कर लो, ठीक है। गोरमे जो है वो इसको बना रहा है 1000 रुपये का और हम इसको बना रहे हैं 15 को, तो हमें पता होगा कि हमारे पास हम 1500 का बना रहे हैं, हमें पता होगा कि हम इतने का बना रहे हैं, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम निकाल सकते हैं। इसके इस वक्त हमारे पास 2 केक हमारे पास हमारी बेकरी के अंदर पड़े हैं और एक केक हमने 1500 का बनाया था, यानी हमारे पास 3000 रुपये का माल हमारी बेकरी के अंदर, 3000 की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लो, ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है 3000 की। जब तक हमें ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता ही नहीं होगी कि हमें कॉस्ट कितने की है, तो हम उसको ना कंट्रोल कर सकते हैं ना उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कैसे करते हैं, ये हम चैप्टर जब पढ़ेंगे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो वहां से इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई का सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता ना सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। हूँ। तो मैं आप देख रहे हो कि इसमें मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इसमें इतनी कोई ज्यादा खास बातें ही नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें आप उसको याद कर लो, ठीक है। अब जी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, हमने पढ़ा था कॉस्ट को हमने क्लासीफाई करना है बाय नेचर, वो हमने पढ़ लिया। बाय नेचर हमने कैसे किया था, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हमने बाय फंक्शन करना था। बाय फंक्शन हमने इसको 2 कैटेगरी में डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया था और एक्टिविटी की बेस के ऊपर तकसीम कर दिया था। एक्टिविटी में प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, और डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपके, ठीक है। फिर अब हमारे पास तीसरा आ गया कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। हम ये कॉस्ट को क्लासीफाई कर रहे हैं, कॉस्ट को क्लासीफाई करने का तीसरा स्टेप है उसको पढ़ना है। ये तीसरा तरीका क्या है कॉस्ट को क्लासीफाई करने का, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट नाम से जाहिर है, कुछ कॉस्ट जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट होंगी, और जो कॉस्ट हम जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारी क्या होंगी, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होंगी। जैसे कि मैनेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल मटेरियल यूजेज और लेबर वेजेस। हम क्या करेंगे, अगर हमारा मटेरियल ज्यादा लग रहा है तो हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्के किस्म का क्वालिटी का मटेरियल ला सकते हैं, हम कोई अपने जो डीलर हैं बाहर से मंगवा सकते हैं उनके साथ माल, ठीक है। हम बल्क में चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, जब हम कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो हम मटेरियल की जो कॉस्ट है, मटेरियल की यूजेज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ हम हमारे मजदूर जो है 1 किलो आटा लगता है, अगर एक फॉर एग्जाम्पल आटा कह रहा हूँ, 1 किलो मिल्क लगता है, 1 kg मिल्क लगता है आपका एक केक बनाने के लिए। 1 kg इसलिए लगता है कि बीच में ना वो इतनी नेग्लिजेंस दिखाते हैं कि उसमें से जो 200 आपका जो है ना 200 ग्राम कह लो, ठीक है, वो आपका जो मिल्क है ना वो ज़ाया हो जाता है। 200 मिलीलीटर इसके लिए ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट यूनिट होगा ना, 1 kg मिल्क में से आपका जो 200 ml है ना, वो मिल्क क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है 200, क्योंकि वो बर्तन को इतना हिलाते हैं, शेक करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम मटेरियल की जो यूजेज है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लेबर, बहुत अच्छी लेबर हमने लगाई हुई है, हम सस्ती लेबर भी लेके आ सकते हैं, सस्ती लेबर से भी वो काम कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेबर बहुत ज़्यादा टाइम वेली बैठी रहती है, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज दे के या फिर उनको डांट डपट करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होंगी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि वो फिक्स कॉस्ट होंगी, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से उन कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इम्पोज एक्सटर्नली कोई कॉस्ट, कोई हमारे ऊपर फाइन लग गया, ठीक है, या फिर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जो बाहर से असरअंदाज हो रही है, जैसा मिसाल के तौर पर हमारे शेयर ऑफ रेंट है, ये बिल्स हैं, रेंट जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बेशक आप 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, कोई यूनिट बनाओ ही ना, तभी आपको रेंट देना ही देना है, ठीक है। बिजली का बिल आपका आना ही आना है, ठीक है। बिजली के बिल को आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप उसको कह सकते हो कि आपके कंट्रोल से थोड़ा बहुत बाहर है। कोई फिक्स्ड अमाउंट आपके पास आनी है, अगर आप पूरी प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद करते हो तो आपका बिजली का बिल बेशक जीरो हो जाएगा, लेकिन तब भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के और सर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पंखे चल रहे होंगे, बेशक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ भी ना हो। फिर एक्टिविटी लेवल क्या होती है जी, वो कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क डन और द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिविटी लेवल जितने हमने यूनिट्स बनाए हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जितना हमने काम किया, जितने यूनिट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमने काम कर लिया जितना भी। वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 शर्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो हमारा एक्टिविटी लेवल क्या होगा, 10,000 शर्ट्स। हमने 20,000 लेबर आवर वर्क किया, कितना टाइम हमने काम किया, कितने लेबर आवर्स काम किया, कितने मशीन आवर्स, मशीन कितने घंटे चली है, 200 घंटे चली है, 100 घंटे चली है, 50 घंटे चली है, लेबर ने कितनी देर काम किया, वर्क डन,
ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल की डेफिनेशन आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपने इस तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, या न्यूमेरिकली टेस्ट कम ही होते हैं, आपने इसको थोरेटिकल टेस्ट करना है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं एक छोटी सी समरी आपको बता दूंगा एट द। अच्छा जी, अब बाय बिहेवियर। तो अब तक हमने जो कॉस्ट को क्लासीफाई कर लिया था, वो क्या कर लिया था, बाय नेचर कर लिया था, फिर हमने बाय फंक्शन कर लिया था, फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, और फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, बाय बिहेवियर, ठीक है। बाय नेचर में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आ गए थे हमारे पास, जिसको आप अदर एक्सपेंसेस भी कहते हो। फिर उसके बाद बाय फंक्शन आ गया था। बाय फंक्शन में हमने क्या किया था, डिपार्टमेंट और एक्टिविटी में तकसीम किया था। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा जो हमारे जो एक्टिविटी लेवल था उसमें हमने कहा था कि ये हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रही है या फिर नॉन प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया था। और किसमें तकसीम किया था, जाके एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बाय बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब ये है कि वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, आया वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पहले समझ लो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आगे आपकी बहुत काम आएंगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल या आउटपुट लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाए, चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल। जैसे जैसे हम एक्टिविटी लेवल चेंज करते रहे, यानी अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं तो वो कॉस्ट कुछ लग रही होगी। 100 यूनिट बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वो लग रही है 10,000। तो हम जैसे ही क्या करेंगे, 200 यूनिट बनाएंगे तो यूनिट बढ़ जाएगी, तो कितनी लग जाएगी, 20,000। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जैसे ही एक्टिविटी लेवल हमारा चेंज होता है, यानी हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होते हैं, तो हम वो जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती। डू नॉट चेंज विद एक्टिविटी लेवल। मिसाल के तौर पे हमने एक फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, अब बेशक वहाँ हम 100 यूनिट बनाए या 200 यूनिट बनाए, हमने वो रेंट उनको देना ही देना है। वो 10,000 रेंट है, $10,000 है, ठीक है। तो वो हमने उनको देना ही देना है। तो बाय बिहेवियर हम ऐसे इसको कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर देते हैं, किस दो कैटेगरीज में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में, ठीक है। अब वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाए, ठीक है। एक यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगी, दो बनाएंगे तो कुछ और होगी, तीन यूनिट बनाएंगे तो कुछ और होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल बट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। अब मिसाल के तौर पर आप एक शूज बनाते हो, ठीक है। एक शूज बनाने के आपकी जो कॉस्ट है ना, वो है 200 $200, ठीक है। जब आप 20 शूज बनाओगे तो कितनी होगी कॉस्ट, वो कितनी हो जाएगी, 4,000। लेकिन अब जब भी दूसरा शूज बनाओगे, मतलब एक शूज आपने बना लिया, अब दूसरा शूज बनाने लगे हो, तो उसको बनाने के लिए क्या आपको 250 पे करना पड़ेगा, नहीं। पहला शूज भी 200 में बना, दूसरा भी 200 में बना, तीसरा भी 200 में बना। तो इससे हमें क्या पता लगा कि कॉस्ट पर यूनिट है ना, जो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो पर यूनिट के लिए ना सेम है। लेकिन जो टोटल के लिए है ना, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होता रहता है, एक्टिविटी लेवल चेंज होता रहता है, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो इंक्रीज करेगी। मतलब कि हमने पहला जूता बनाया, पहला शूज बनाया, वो भी 200 का बनेगा। अगला जो शूज बनाएंगे वो भी 200 का, 200 का, 200 का। बेशक हम 10,000 शूज बना लें, हर शूज हमें कितने का कॉस्ट करेगा, 200 का, ठीक है। लेकिन टोटलिटी में देखें, अगर हम एक शूज बनाए तो 200 का, और हम 200 शूज बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4,000 का खर्चा। तो इन टोटल जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं कहूँ ये हमारा एक्टिविटी लेवल है और ये हमारे आ रहे हैं यहाँ पे पैसे, ठीक है। यहाँ पे हमारी आ रही कॉस्ट, यहाँ पे आ रही हमारी एक्टिविटी लेवल। यहाँ पे 0 यूनिट बना रहे हैं तो यहाँ पे दोनों चीजें 0, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल हमारे 10 शूज बना रहे हैं, 20 शूज बना रहे हैं, 30 शूज बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ कॉस्ट कितनी लग रही है, 100, 200 एज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे 100, 200, यहाँ पे हमारी ये कॉस्ट। तो जैसे जैसे यूनिट, जब हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, से ये लग रही है। तो हमारी कॉस्ट यहाँ पे आ गई। जैसे हमने 20 यूनिट बनाया तो हमारी कॉस्ट यहाँ आ गई। जैसे हमने 40 यूनिट बनाया तो हमारी कॉस्ट यहाँ आ गई। तो जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमारी कॉस्ट क्या है, टोटल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन हमारी पर यूनिट के अंदर हम देखें
चाहे हम पहला यूनिट बनाए, चाहे हम दूसरा यूनिट बनाए, चाहे हम तीसरा यूनिट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, 0 यूनिट पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 आ रही है। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट कह रहा है दैट रिमेन फिक्स्ड इन टोटल बट वेरीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो हमारे एक्टिविटी लेवल, मैंने पहले बता दिया था, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से, एक्टिविटी लेवल जो हमारा, उसके चेंज होने से चेंज वो नहीं होती। एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से वो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चेंज, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। ठीक है, ऊपर वाले में अगर आपको कोई मसला है तो पूछ लो, वेरिएबल कॉस्ट। सर, नो सर। ठीक है, अच्छा इसमें वो कह रहा है हमारे पास फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरीज है, कोई डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप एफ में पढ़ लोगे, अकाउंटिंग में पढ़ लोगे, तो मैं डेप्रिसिएशन भी हमारी सेम रहती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट होती है हमारी। अच्छा रेंट है, रेंट की मैंने एग्जांपल पहली बार पहले भी दे चुका हूँ, सैलरीज की एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि हम फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट, चाहे 0 नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं तो वो हमारी ये कॉस्ट हो ही रही है, लाजमी हो रही है हमारे पास। ठीक है, हम 0 यूनिट बना रहे हैं तब भी हमारी ये कॉस्ट हो रही है, चाहे हम यहाँ पे खड़े हैं 200 यूनिट्स बना रहे हैं तब भी हमारी कॉस्ट हो रही है, जब हम 0 यूनिट बना रहे हैं तब भी हमारी ये कॉस्ट हो रही है। तो हमारी तमाम एक्टिविटी लेवल पे क्या होगी, वो सेम होगी। अगर हम वो देखें इन टोटल के अंदर, टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारी है, अब हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के लिए भी वही चीज़ बना लेते हैं जैसे वेरिएबल कॉस्ट के लिए बनाई थी, आप ही लिख लेना। फिक्स कॉस्ट जो हमारी टोटलिटी में है ना, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब चाहे हम 10,000 यूनिट बनाए, 15,000 यूनिट बनाए, तो हमें वो टोटल फिक्स कॉस्ट हमने देनी ही देनी है, इतनी कॉस्ट हमने देनी ही देनी है। ठीक है, इतने यूनिट बनाओ, इतने 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 इतने, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट बनाओ, तो हमें वो कॉस्ट देनी ही देनी है। ठीक है, लेकिन पर यूनिट में वो चेंज रहती है। अच्छा जी, हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकलती कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट को ऊपर रख दो और नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है, हमने हमने 100 शूज बनाए हैं, हमने 100 शूज बनाए हैं, और शूज बनाने को हमारे ऊपर खर्चा है 10,000, खर्चा है $10,000, और हमने शूज कितने बनाए, 100। ठीक है, तो हमें एक यूनिट, एक शूज की कॉस्ट कितनी आएगी, 1 शू की कॉस्ट कितनी आएगी, रुपीज 20, 20 से कैंसिल हो गए, तो हमारी एक शू की कॉस्ट कितनी आई, $100। ठीक है, तो अब मैं सिंपली आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप चाहे 100 शूज बनाओ, चाहे आप 10 शूज बनाओ, चाहे आप 1,000 शूज बनाओ, आपको जो रेंट देना पड़ेगा वो बिल्कुल बराबर देना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्री का रेंट आपका सेम रहेगा। लेकिन जैसे 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 आप यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते जाओगे ना, ठीक है, अब आप यहाँ 100 शूज की बजाय आप कितने शूज बनाने लग जाओ, फॉर एग्जाम्पल 120 शूज बनाए आपने, ऊपर आपको रेंट तो वही देना पड़ रहा है, 10,000 ही आप रेंट दे रहे हो। ठीक है, अब आपने यूनिट कितने बनाए, 120, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट, आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है आपको, वो कितनी रह जाएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी 83। पहले कितनी थी, 100। तो पर यूनिट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पर यूनिट में ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसकी दूसरी वजह क्या होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, जैसे जैसे हम एक किसी इंडस्ट्री के अंदर हम शूज बना रहे हैं, हम बांटे हैं, जब हमने पहले शुरू में हमने खरीदा होगा कोई माल किसी भी सप्लायर से, ठीक है, तो वो हमें बहुत हाई कॉस्ट के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, फिर आहिस्ता 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 हमें उसके सप्लायर मिले होंगे, फिर हम चीते बन गए होंगे, फिर हम बाटा बन गए, फिर हमने सर्विस भी खोल लिया, हमने इंग्लिश शूज भी हमने अपनी सब्सिडरी बना लिया। ठीक है, हमने बहुत सारी अपनी कंपनीज बना ली हैं साथ शूज की, शूज रिपब्लिक के नाम से, ये वो बेशक ये इनकी कंपनी है, मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें जितने का लेदर कॉस्ट करता है ना मार्केट में, हम जो हमारे व्यापारी हैं उनसे जितने कम लेदर लेते हैं ना, और कोई अगर नया कंपेटिटर है ना, उनको उतने का लेदर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमें जो कॉस्ट पड़ रही होगी ना, वो बहुत मिनिमम, हमें एक जो कॉस्ट, जो एक चमड़े की शीट होगी, हमें फॉर एग्जाम्पल 100 की पड़ रही है, तो जो नया कंपेटिटर आएगा वो 250 की इसको पड़ेगी। ठीक है, अब उसको 250 की पड़ेगी तो वो टोटल कॉस्ट ऊपर 250 रखेगा, और अगर वो बेचारा 100 यूनिट बनाएगा और हम भी 100 यूनिट बना रहे हैं, हमें वो 100 की पड़ रही है और नीचे हम 100 यूनिट बना रहे हैं, तो हमें 1 रुपया पड़ रही है
की कॉस्ट, लेकिन अगर वो 100 यूनिट, वो भी 100 यूनिट बना रहा है, हम भी 100 यूनिट बना रहे हैं, उसको 250 की पड़ रही है, तो उसको 1 यूनिट कितने का पड़ेगा? 1 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितने की आएगी? 2 रुपए की, यानी हमसे वो डबल होगा। हमसे क्या होगा? वो डबल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ आ गई। अगर ये चीज़ नहीं भी समझ आई तो बहुत ही रेलिवेंट बात है आपकी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए। आप बस ये देख लो कि आपकी टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ इंक्रीज होती जाएगी, इस फ्रैक्शन का जवाब क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो नंबर ऑफ यूनिट के इंक्रीज होने से क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन बात थी। जी। फिर कोई चीज़ समझ ना आई हो? नहीं नहीं, हर चीज समझ आ गई। फिर स्टेप फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी किसी के साथ किसी हमारा जो स्टोर है, स्टोर का हम एक रेंट देते हैं, उसके साथ हमने मुआयदा कर लिया कि अगर आप 100 यूनिट स्टोर करोगे ना तो आपको 1000 रुपये रेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 100 से ज़्यादा 150 यूनिट स्टोर किए तो एडिशनल जो आपने 50 यूनिट स्टोर किए हैं ना, एडिशनल, उसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब इसमें 100 तक जितने भी यूनिट आप स्टोर करोगे, 1 2 3 4 5 6 से लेके अप टू 100 तक, उसके लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी अगर आपने 50 यूनिट ऊपर स्टोर में स्टोर किए तो आपको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसमें एक पोर्शन फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स्ड हो गया और एक क्या हो गया? वेरिएबल। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? अब फिक्स कॉस्ट होती है अप टू सर्टेन लेवल की। 100 यूनिट जब तक आप स्टोर करोगे ना, आपको 1000 देना पड़ेगा। मतलब आप 2 यूनिट करो, 4 करो, 5 करो, 10 20 50 100 करो, 100 तक आपको 1000 ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 101वां यूनिट आपने स्टोर के अंदर डाला तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 150 यूनिट तक। तो फिर इसमें एक पोर्शन क्या है? फिक्स, वही वाला ऊपर वाला ग्राफ। और जैसे ही आपने एक्स्ट्रा यूनिट डाले तो एक छोटा सा इंक्रीज आएगा, क्या आएगा? ये वेरिएबल कॉस्ट का, और ये क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। तो इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट, जो कि फिक्स्ड है एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक, और उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट में हमने पहले ही पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जो फिक्स पोर्शन है वो डिक्रीज होगा, और जो वेरिएबल पोर्शन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। फिर फिक्स पोर्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा, वेरिएबल पोर्शन इंक्रीज होगा, फिर फिक्स पोर्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले 2 ग्राफ हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या होता था? पर यूनिट ये क्या होता था? डिक्रीज हो रहा था, टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती थी। तो ये हमारे पास क्या आ रही है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने, आपने सिर्फ ना इसमें क्या याद करना है कि आपने इसमें ग्राफ्स याद करना है कि ये ग्राफ्स की जो लाइन है, ग्राफ्स की जो कर्व्स हैं, ये क्या है? इसमें कुछ एरिया हमारा फिक्स आ रहा है, कुछ हिस्सा हमारे पास जो है वो वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, कुछ हिस्सा हमारे पास आ रहा है वेरिएबल। तो जो ये क्या होगा? हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होगा, वो आपको ग्राफ भी जी। दे सकता है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल का कॉस्ट का मतलब है उसमें कुछ हिस्सा फिक्स होगा, बस कुछ हिस्सा क्या होगा? उसका वेरिएबल होगा। कह सेल सैलरीज प्लस कमीशन। मिसाल के तौर पर हमने एक बंदे के साथ, हमारा जो एक एम्प्लॉय है, हमने एम्प्लॉय को कहा कि भाई अगर आपने 1 यूनिट सेल किया ना, हम आपको 2 रुपये देंगे। ठीक है, लेकिन 100 यूनिट, 1 यूनिट को सेल करने के हम आपको 2 रुपये देंगे, लेकिन आप जितने भी यूनिट सेल करो ना, आपको जो फिक्स्ड हमने देना ही देना है। आप बेशक कोई यूनिट सेल करो ही ना करो, वो हमने आपको $100 देना ही देना है। ठीक है ना, हम अच्छे अच्छे कंपनी है, हम अच्छे एम्प्लॉय रखते हैं अपने पास। ठीक है, हम इस्लाम के जो कवानीन है, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके हैं, उनके ऊपर चलते हैं। तो हम आपको ये जो चीज़ है ना, आपको $100 तनख्वाह फिक्स तो देंगे देंगे, लेकिन आपने हर एक यूनिट के बदले में आपको हम 2 रुपये एक्स्ट्रा भी देंगे। तो हम क्या करेंगे क्या, कि हमारी जो ये वही लाइन आ गई हमारे पास फिक्स कॉस्ट की, कि हमारी टोटलिटी में अगर देखें हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के, उसमें एक हिस्सा चाहे वो कोई यूनिट बेचे ना बेचे, यहाँ पे वो 2 यूनिट बेच रहा है, 10 बेच रहा है, 20 100, तो उसको ये कॉस्ट हमने देनी देनी है। लेकिन जैसे ही वो उसके बाद कोई यूनिट बेचेगा तो फिर ये कॉस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी यूनिट के इंक्रीज होने के साथ। ठीक है, और दूसरा उसका बिहेवियर, इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी है, तो फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट की वजह से जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पर यूनिट में क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो बस आपने सिंपली इस ग्राफ को याद कर लेना है। ऊपर मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है इनकी,
मेरे नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी अपने इन ग्राफ्स को याद रखना है अच्छे तरीके से कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इनके ग्राफ पर यूनिट में और कैसे। बेसिकली आपने सिर्फ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के जो ग्राफ है उनको अच्छे तरीके से समझ लेना, जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाई है। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट का ही तकरीबन झलक दिखाएगी आपको। ठीक है, और जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो तकरीबन आपको वेरिएबल कॉस्ट और थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। बाकी इसमें से कोई इतना ज़्यादा खास पोर्शन टेस्ट नहीं होता। हाँ, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या, हाई लो मेथड। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है हाई लो मेथड। तो अभी तक ना जो हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर वो ज़रा बोरिंग रहा होगा, लेकिन आगे जाके ना आप लोग देखोगे कि हम ना चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंडेड, ऑल दो एक जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना उसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। हर सवाल को करने का हर सर का तरीका जो होगा डिफरेंट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे तरीके से करवाऊं कि जो आपके लिए ना एक तो बहुत आसान हो, और दूसरे नंबर पे ना वो तरीका आप कल को यूज़ भी कर सको इन फ्यूचर, और वो हर जगह अप्लाई हो। कोई ऐसा तरीका ना हो कि मुझे आपको इस हर सवाल में तरीका चेंज करना पड़े। तो वो मेरे सारे मेथड्स आप देखते रहोगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह ताला आने वाले ओवरहेड्स और मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी में तो आप लोग इंशाल्लाह से कोई चेंज देखोगे। थ्योरी वैसी बोर होती है। तो हाइलो मेथड वगैरह यूज टू डिटरमिन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम अ मिक्स कॉस्ट बाय एनालाइजिंग द हाइलो एक्टिविटी लेवल्स। अच्छा जी, हाइलो मेथड में क्या होता है जी, हाइलो मेथड का एक फार्मूला होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट दी हुई है डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल का मतलब है, ये आ गया एक्टिविटी लेवल। मैं कहता हूँ 10,000 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं ना, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 50,000 है, $50,000। और अगर मैं 5,000 यूनिट्स बनाता हूँ ना, अगर मैं 5,000 यूनिट्स बनाता हूँ तो जो मेरी कॉस्ट है वो इसका हाफ, $25,000 है। अब वो मैं कहेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ना अलग अलग करके दो। हाइलो मेथड में हम क्या करते हैं, ये हाइलो मेथड है इसीलिए कि हम इसमें फिक्स कॉस्ट को और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसको हम अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वो कैसे करते हैं हम, कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो बराबर होती है, ये फार्मूला याद कर लेना, ये हाई लो का फार्मूला है। जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है हाई लो। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट एट, कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल, फिर यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल माइनस यूनिट्स एट लो एक्टिविटी लेवल। हाई एक्टिविटी लेवल क्या है कि 10,000 यूनिट, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्या है, हाई, 10,000 यूनिट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल 50,000 को ऊपर रखेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल। लो एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी है, लो एक्टिविटी लेवल की 25,000। फिर यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी लेवल 10,000 यूनिट, यूनिट्स एट लो एक्टिविटी लेवल कितने, 5,000 यूनिट्स। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी यहाँ से, क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या निकलेगी, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आ जाएगी 5 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 5 पर यूनिट। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ये दो फार्मूले हमें यहाँ से पता लग गए।
कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल लिया, इस फार्मूले से क्या निकला करेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, cost at a high activity level, cost at low activity level, units at a high activity level, unit at low activity level। देखो टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, डिवाइड कर दो यूनिट्स एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और यूनिट्स एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट दी गई, टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को जमा करके दिया हुआ उसमें, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को क्या किया हुआ, जमा करके दिया हुआ, तो हम कहेंगे कि टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल माइनस कर दें तो बाकी चीज क्या बचेगी, फिक्स। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, ये डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकता है, वो आपको डाटा दे के ऐसा कुछ भी, और आपसे कह सकता है कि बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। हाँ, ये आपसे वो पूछ सकता है टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है पर यूनिट। तो आप क्या कहोगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट पहले आपने इस फार्मूले से निकाल लेनी है, ये तो टोटल है, इसको अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूँ तो आप कहोगे कि आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये डिफरेंट सवाल हैं जो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। बाकी इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे प्रैक्टिस सेशन में करवाए जाएंगे, वो डिटेल में, तो वहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी किस्म की। अच्छा, मैं इसको यहाँ लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों में से अगर किसी ने नोट डाउन कर लो तो उसको नोट डाउन, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप। नो सर। अच्छा, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं जरा। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी टू यूज, बहुत सिंपल है भाई, एक फार्मूला याद करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को टोटल बना लो, टोटल बनाने के बाद टोटल में से निकाल दो, फिक्स कॉस्ट निकाल लो। तो उसने कहा भाई कोई ऐसी टेक्निकल तुम्हारा दिमाग हमने लगवाया नहीं है, तो बहुत ईजी टू यूज है ये। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि एज्यूम दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रेंड रिमेन एक्यूरेट, कि भाईजान जो तुम्हारा कॉस्ट का ट्रेंड है, कॉस्ट जो तुम्हारी चेंज हो रही है, देखो मैंने कहा कि 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो हमारे पास 50,000 लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, 10,000 यूनिट्स हैं हमारे और उनके ऊपर खर्चा आ रहा है 50,000, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, 10,000 यूनिट के लिए 5, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी 5। टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दिया मैंने, टोटल कॉस्ट 50,000 का तकसीम किया 10,000 पे, तो 5 आ गई हमारे पास कॉस्ट। और अगर यहाँ 25,000 को आप तकसीम करो तब भी आपके पास क्या आएगी 5। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि 10,000 यूनिट बनाएंगे तभी हमारी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी पर यूनिट में, और हमारी अगर हम 25,000 यूनिट बनाएंगे, सॉरी 5,000 यूनिट बनाएंगे तभी हमारी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास ऐसा हो ही नहीं, ऐसा कभी कभार इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो जो रेट है, जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, वो साल साल चेंज होती रहती है, ठीक है। साल साल क्या हो सकते हैं चेंज, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ ईयर 1 में हमारी प्रोडक्शन थी और ईयर 2 में हमारी थी, ठीक है। तो साल गुजरने के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट हो सकता है 6 पे चली गई हो। तो ये फार्मूला तभी लगेगा, हाइलो मेथड तभी लगेगा जब आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रेंड है ना, वो चेंज ना हो रहा हो, वो एक्यूरेट रहा हो, सेम रहा हो, कॉस्ट पर यूनिट चेंज ना हो रही हो, ठीक है। uses only two data points which may distort the result due to fluctuations। और डिस्ट्रक्शन, एक मिनट। ये आवाज आ रही मेरी, हेलो, जी जी। आवाज है। हम्म। जी जी। अच्छा, हम कहाँ थे, वो कह रहे यूजेस ओनली टू डाटा पॉइंट्स विच में डिस्टॉर्ट द रिजल्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। अब हमने यहाँ पे दो डाटा पॉइंट्स लिए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं पहले साल या क्वार्टर 1 में, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, दूसरे क्वार्टर में हमने 8,000 यूनिट बनाए, तीसरे क्वार्टर में हमने 3,000 यूनिट बनाए, चौथे क्वार्टर में हमने, चौथे क्वार्टर में हमने क्या किया, 5,000 यूनिट बनाया, और यहाँ पे इनकी रेलिवेंट कॉस्ट आ रही। तो हमने इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो लेवल ले रहे हैं हम, इनमें से 4 एक्टिविटी लेवल में से हमने कोई से 2 एक्टिविटी लेवल लिए, एक हाईएस्ट ले लिया एक लोएस्ट ले लिया, लेकिन बीच में जो इनके दरमियान है, इनका जो मिड है, उसको हमने केयर टेक ही नहीं किया। जब हम वेटेड एवरेज निकाल रहे होते हैं, वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि तमाम यूनिट्स को
ऑल एक्टिविटी लेवल और तमाम कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो एक वेटेड एवरेज आ जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सिर्फ 2 डाटा पॉइंट्स को लिया विच में डिस्टॉर्ट द रिजल्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशन। प्राइस के अंदर खातिर खा चेंज आ रहा है, 10,000 यूनिट बना रहे हैं और जब हम 5,000 यूनिट बना रहे हैं, सॉरी, ये हम यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करते हैं, 10,000 यूनिट और लोएस्ट हमारा 3,000 हम सेलेक्ट करते हैं। तो 10,000 और 3,000 के दरमियान प्राइस का अगर अच्छा खासा चेंज आ रहा है तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है, बीच वाले पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपली बातें आपने याद रख लेनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश तो किया है इन डेप्थ जितना भी समझा सकूं एग्जाम्पल दे के आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया कि हमने अपनी इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें y क्या है, टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, a इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, b इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x एक्टिविटी लेवल। अब ये हमारे पास डिफरेंट y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो हमें क्या कहेगा, वो कहेगा हमें बताओ, वो हमें कहेगा बताओ टोटल कॉस्ट आपकी क्या है इफ x नंबर ऑफ यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, x नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये है, ठीक है, और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000। तो हम क्या कहेंगे हमारी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू वाई क्या है हमारी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू हमें y निकालना है। तो हमारी a क्या है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, हम कहेंगे 10,000 प्लस b हमारे पास क्या वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 दी हुई है, ठीक है। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल हमारे कितना है 10,000 यूनिट्स, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा 20,000 और 10,000 जमा 30,000। हम कहेंगे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है ये, या फिर वो इसको घुमा के दे सकता है, वो आपको सिंपली क्या कह सकता है, वो आपको कहे कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है ना वो 30,000 है, वो आपको वाई बता दे, वो आपको कहे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 30,000 है, मुझे आपने बतानी है फिक्स कॉस्ट, जबकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 2 रुपये पर यूनिट है, और एक्टिविटी लेवल जो आपका एक्स एक्टिविटी लेवल है यहाँ पे वो लिख के बताएगा एक्टिविटी लेवल, मैं इसको वैसे एक्स लिख रहा हूँ, वो 10,000 यूनिट्स। तो हम कहेंगे कि हमने टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है क्या 30,000, 30,000 इज इक्वल टू ए, ए हमारा क्या था फिक्स कॉस्ट वो हमने निकालना है, ठीक है, प्लस बी हमारा क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्टिविटी लेवल कितना है हमारे पास 10,000। तो ये क्या जवाब आ जाएगा ए प्लस 20,000, और ये क्या आ जाएगा 30,000। अब हमने क्या निकाला है ए, तो ये आके क्या हो जाएगा -30,000 -20,000, तो हमारे पास ए यानी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10,000। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर है खत्म हो गया। बाकी इसकी फर्दर प्रैक्टिस आपकी कैप्लॉन की प्रैक्टिस और आपकी क्या नाम लेते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिस, इसके अलावा बीपीपी की किट, मेरे अपने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस, वो सब कुछ उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन अलग से होगा, उसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे केयर टेक किए जाएंगे, वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस चीज समझ नहीं आई, कोई वर्ड नहीं समझ आया, कोई बात नहीं समझी, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास में आकर। नो सर। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।